हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी कड़ी में अपन आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे, एक टॉपिक ले रखा था अपन ने, ड्रैग डेल्टा वाले टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं। तो उसी टॉपिक में अपन जब बात कर रहे थे तो अपन के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि जब अपन देख रहे थे कि अपन ने मैथमेटिकल फॉर्म में देखा तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन के सामने आ रहा था वो तो 0 आ रहा था, लेकिन जो अपन मैक्सवेल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हो सकता है या तो अपन गलत हैं या मैक्सवेल साहब गलत हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए अपन एक और तरीका लगाते हैं। एक्चुअल में अपन डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपन जानते हैं कि एक अपन के पास एक थ्योरम है, उसमें डाइवर्जेंस भी आता है। तो उस थ्योरम का नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हो सकता है अपन एक बार चेक करते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो क्या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन एक और मेथड चेक करेंगे, जैसे ग्राफिकल मेथड, और ग्राफ से चेक करते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है, और हम गलत हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, दैट इज 0, और डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि अल्फा बार आ गया था ना अपन का। अब देखो, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कि जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस का हम अगर वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर डॉट सरफेस इंटीग्रल। इट मीन्स according to Gauss divergence theorem, divergence of a vector over the volume, divergence of a vector over the volume is equal to close integration vector dot surface integration. It means divergence of electric field, divergence of electric field over the volume dV, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आता है, क्लोज इंटीग्रेशन। याद रखना है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर यानी कि वेक्टर डॉट सरफेस इंटीग्रेशन, दैट इज ds वेक्टर। ये अपन का LHS वाला पार्ट है और ये अपन का RHS वाला पार्ट है। अब अपन पहले RHS वाले पार्ट को निकालेंगे, फिर अपन RHS वाले पार्ट को निकालेंगे। चेक करते हैं कि ये दोनों LHS और RHS सही आते हैं। अगर ये सही आ गए तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सही, अगर गलत आए तो हो सकता है ये थ्योरम गलत है या अपन कुछ मिसिंग कर रहे हैं। तो देखो, एक्चुअल में अपन निकाल चुके हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन V, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डॉट यानी कि dV इज इक्वल टू, ये LHS निकाल लो, चलो LHS इज इक्वल टू 0 मीन्स 0, LHS क्या आ गया अपन का 0। अब देखो RHS भी 0 आ रहा है क्या, RHS, RHS क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर
डॉट ds वेक्टर, यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अपन ने निकाला था, क्या निकाला था कि ये मान लो एक धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज था, एक धनावेश था, धनावेश से कोई बिंदु P r दूरी पर स्थित था, किसी धनावेश चार्ज प्लस q से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान अपन ने क्या निकाला था, E बराबर आया था अपन का, E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर r कैप, यही आया था। इसको अपन ने माना था अल्फा अपॉन r स्क्वायर r कैप, दैट इज E वेक्टर। ओके, इसको इसमें लगाओ, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर इट मीन्स अल्फा r कैप अपॉन r स्क्वायर डॉट, अब देखो ds का मतलब अपन को क्लोज सरफेस बनानी है। अब क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब अपन को एक क्लोज सरफेस बनानी है, तो मैं इस बिंदु Q को केंद्र मानते हुए r त्रिज्या का एक स्फीयर की कल्पना करता हूँ। समझ रहे हो बात को, कि मैं बिंदु Q या चार्ज Q को केंद्र मानते हुए एक r त्रिज्या का गोला, इस तरीके से मैं एक r त्रिज्या का एक गोले की कल्पना करता हूँ। उसकी त्रिज्या कितनी है, r। तो अब बताओ, आप r त्रिज्या का गोला है, सरफेस इंटीग्रेशन है। अब इसकी सतह पर, जैसे मान लो एक गोला बना लिया आपने, अब इस गोले की सतह पर इस बिंदु पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस बिंदु पर, इस बिंदु की दूरी r है, तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड r कैप की दिशा में। इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ये दूरी भी r है, इस बिंदु पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा। इस बिंदु पर निकालो, कहीं भी निकाल लो, इस गोले के ऊपर विद्युत क्षेत्र गोले की सरफेस की दिशा से अपवर्ड यानी कि r कैप की दिशा में ही होगा। तो इसका मतलब इस गोले के चारों ओर कहीं भी चले जाओ, r तो चेंज होने वाला नहीं है। कौन कौन चेंज होगा सरफेस पर, देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं, गोलीय निर्देशांक ज्यामिति में, गोलीय निर्देशांक में अपन के पास 3 कोऑर्डिनेट आते हैं, एक r, दूसरा थीटा और एक फाई। r का क्या कोऑर्डिनेट होता है, dr r कैप। अगर अपन कोई एलिमेंट लिखते हैं तो क्या आता है उसका, dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप। तो ऐसे ही अपन लिखते हैं dl वेक्टर, कोई भी एलिमेंट dl वेक्टर बराबर dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप, dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई और फाई कैप। ठीक है, किसी गोलीय निर्देशांक में जो एलिमेंट लिखा जाता है उसको कैसे लिखते हैं, dl वेक्टर बराबर dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप। अब देखो इस गोले की सतह पर कहीं भी चले जाओ, r चेंज हो रहा है क्या, r में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, 0 है। तो कौन से पार्ट बचे अपन के पास, ये 2 पार्ट बचे, एक r d थीटा वाला पार्ट और एक r साइन थीटा d फाई वाला पार्ट। इन दोनों को अगर अपन इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल जाएगा अपन के पास, एक सरफेस। जब अपन तीनों को गुणा करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम। जब इन दोनों को गुणा करेंगे या इन दोनों को गुणा करेंगे या इसको और इसको गुणा करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, तो क्या निकलेगा अपन के पास, सरफेस यानी कि एरिया निकलेगा अपन के पास। और अगर अपन एक को ही लेंगे, केवल एक को, तो क्या निकलेगा, लेंथ या लंबाई निकलेगी। तो ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए, अपन को यहाँ पे सरफेस चाहिए।
और सरफेस में ये वाला पार्ट तो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इस पूरे गोले की सतह पर आर चेंज नहीं हो रहा, और सरफेस निकालने के लिए अपन इन दोनों कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट है आर डी थीटा और दूसरा कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा डी फाई। तो आर और आर क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई ब्रैकेट बंद। और इसकी दिशा किधर होगी, इस सरफेस की दिशा, किसी गोले की सतह पर सरफेस की दिशा हमेशा उस सतह के अपवर्ड यानी कि बाहर की तरफ होगी, और बाहर की तरफ किसकी दिशा है, आर कैप की दिशा। तो इसका मतलब आर कैप। अब इधर देखो, यहाँ भी आर कैप है और यहाँ भी आर कैप है। आई डॉट आई क्या होता है 1। ऐसे ही आर कैप डॉट आर कैप क्या होगा 1, थीटा कैप डॉट थीटा कैप 1, फाई कैप डॉट फाई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, आई डॉट जे 0। समझ में आई बात। तो आर डॉट आर तो हो गया अपन का 1। तो बताओ अब इंटीग्रेशन क्लोज, आर स्क्वायर से कट गया आर स्क्वायर, समझ रहे हो बात को, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, अल्फा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, आर कैप 1 हो गया। तो बचा अपन के पास अल्फा बाहर आ गया, साइन थीटा डी फाई, यही बचा। अब देखो इनको अलग अलग करो, अल्फा बाहर, अल्फा किया बाहर, साइन थीटा की लिमिट क्या होती है, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा की लिमिट क्या होती है, 0 से पाई। थीटा क्या चल जाए 0 से पाई। तो साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और इंटीग्रेशन 0 से फाई की लिमिट होती है 2 पाई। फाई क्या होता है 0 से 2 पाई, तो फाई लगा दो अब, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, साइन थीटा का समाकलन क्या आता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का समाकलन आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा, 0 से पाई। और इसको लगाओगे तो एक इसका क्या आएगा फाई, और फाई का जब अपन इसकी लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई माइनस 0 कितना हो जाएगा 2 पाई। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं इनटू 2 पाई, ओके। अब एक बार तो इस पे आप लगाओ पाई और एक बार लगाओ 0, जो कॉस पाई -1 और एक माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा +1। फिर दोबारा एक बार लगा ही लेते हैं अपन, इधर देखो माइनस कॉमन बाहर लिया, -2 पाई आ गया, इस माइनस का गुणा इस मैंने 2 से कर दिया, तो -2 पाई और कॉस थीटा यानी कि कॉस पाई कितना होता है -1, फिर दोबारा से माइनस, फिर कॉस जीरो क्या होता है 1, तो -1 और -1 कितना हो गया -2, और ये माइनस ऑलरेडी है तो कितना आ गया ये 4 पाई, ठीक है। और ये अल्फा आगे चल रहा है 4 पाई अल्फा, ओके। तो देखो इधर तो बता रहा है ये 0 और इधर RHS क्या आ रहा है 4 पाई अल्फा, तो ये तो लोचा हो गया। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्यों? क्योंकि LHS तो आ रहा है 0 और RHS आ रहा है 4 पाई अल्फा। तो या तो अपन ने सब कुछ कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही कही है, देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में LHS वाला पार्ट लगाया, RHS वाला पार्ट लगाया, और इधर तो 0 आ रहा है और ये आ रहा है 4 पाई अल्फा, तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम गलत थोड़ी ना है। तो अपन इस प्रॉब्लम में समथिंग मिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ अपन मिस कर रहे हैं, यहाँ इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो देखो क्या गड़बड़ हो रही है,
मैं एक बार आप इसको नोट बना लेना, नोट्स कर ले। एक्चुअल में जो अपन जिस डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस, आप लोग जानते हो डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है स्प्रेड, यानी कि किसी बिंदु से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं तो किसी बिंदु से या किसी चार्ज से, धनावेश हो या ऋणावेश, किसी चार्ज से विद्युत बल रेखाओं का जितना अधिक फैलाव होगा उसका डाइवर्जेंस उतना ही अधिक होगा। अगर किसी बिंदु से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं तो उसका डाइवर्जेंस, जैसे प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किधर निकलेंगी? यूं निकलेंगी, इस तरीके से, ठीक है। इसकी विद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश की बाहर की तरफ निकलेंगी, मतलब बाहर की तरफ बिखरेंगी, तो इसका जो प्लस क्यू आवेश का जो डाइवर्जेंस निकलेगा वो धनात्मक निकलेगा। और अगर ऋणावेश की बात करें, माइनस क्यू आवेश ले लो आप यहाँ पे, तो विद्युत बल रेखाएं इधर आएंगी अंदर की तरफ, तो जो इसका जो डाइवर्जेंस आएगा वो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा? डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस पॉजिटिव आएगा, और जो इसका जो डाइवर्जेंस आएगा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो जो अभी अपन ने जो प्रॉब्लम की है, अभी जो अपन ने प्रॉब्लम की है वो प्लस क्यू आवेश की है, और प्लस क्यू आवेश का डाइवर्जेंस कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, और वो अपन के पास आ भी रहा है पॉजिटिव। निकाला था अपन ने कल के वीडियो में निकाला था कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था। जैसे अपन डाइवर्जेंस मैक्सवेल की इक्वेशन से डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर रो क्या है? आवेश घनत्व, और आवेश घनत्व, अगर आवेश धनात्मक है तो आवेश घनत्व धनात्मक होगा, यानी कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा, और अगर आवेश ऋणात्मक है तो आवेश घनत्व भी ऋणात्मक होगा, इसका मतलब डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा। तो धनावेश का डाइवर्जेंस पॉजिटिव आएगा और ऋणावेश का डाइवर्जेंस नेगेटिव आएगा। लेकिन जो अपन ने यहाँ से निकाला है जो मैथमेटिकल फॉर्म से, वो डाइवर्जेंस जीरो आ रहा है। देखो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डाइवर्जेंस जीरो, अपन के पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और जो कल निकाला था वो डाइवर्जेंस आ रहा था डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इज 4 पाई। दो आ रहे हैं, एक अपन के पास 4 पाई आ रहा है और एक आ रहा है जीरो। अब देखो ये इनमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ये जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और ये डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप या आर डाइवर्जेंस ऑफ, इसको भी ऐसे ही लिख लो सेम, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, एक जीरो एक 4 पाई, या धनात्मक बोल लो। ये क्या है? ये दोनों ही सही है होने को तो, लेकिन एक r इज इक्वल टू 0 पर है और एक r इज नॉट इक्वल टू 0 पर है। तो ये जो अपन का है r इज नॉट इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0। ये r इज नॉट इक्वल टू 0 और ये r इक्वल टू 0 पर है, धनात्मक आ रहा है। तो एक अपन को एक ऐसा फंक्शन, देखो अगर आप यहाँ पे जिसे मान लो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता ज़्यादा होगी। अगर अपन इस बिंदु से और आगे जाएं तो इसकी, जैसे अपन में लाइन को कम करते जाएंगे, जैसे है ना, जो लंबी लाइन है ये कम हो गई इसकी तीव्रता। यहाँ पे इस बिंदु पर देखेंगे तीव्रता कम हो जाएगी, आगे जैसे अगर आगे बढ़ते जाएंगे तीव्रता कम होती जाएगी। अब देखो इस बिंदु, जैसे मान लो ये दूरी r है, यहाँ पे और कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो r बराबर 0, r बराबर 0 पर तो डाइवर्जेंस है ना, r बराबर 0, ये मतलब r बराबर 0 है, एक गोला मानो इसको, और r बराबर 0 है तो यहाँ से तो विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, फैल रही है, तो यहाँ पर तो डाइवर्जेंस निकलेगा। लेकिन जब अपन यहाँ कहीं बीच में निकालो, यहाँ पे r बराबर r इज नॉट इक्वल टू 0, इस बिंदु पर निकालो, तो यहाँ से कोई विद्युत बल रेखाओं में फैलाव आ रहा है क्या? यहाँ से तो कोई फैलाव नहीं है। जैसे ये बल रेखा जा रही है तो इसी दिशा में जाएगी आगे। इस बिंदु पर निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाएं ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ चला गया, यूँ चला गया, यूँ चला गया, इस तरीके से नहीं हो रहा है।
क्योंकि इस बिंदु से r बराबर 0 से तो हो रहा है, लेकिन r इज नॉट इक्वल टू 0, कहीं भी चल जाओ इस तरीके का नहीं हो रहा है यहाँ से। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 0 पर तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव है और r इज नॉट इक्वल टू 0 पर डाइवर्जेंस 0, क्योंकि इस अलग कहीं और बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाएं में कोई भी बिखराव नहीं आ रहा, इसीलिए। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखने वाली बात है। तो अपन को अब एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो दोनों बिंदुओं के लिए काम करे। ठीक है, तो एक उस फंक्शन का नाम आता है, उस फंक्शन का नाम है डिराक डेल्टा फंक्शन। वो एक ऐसा फंक्शन है जो r इक्वल टू 0 पर भी डिफाइन है, r इज नॉट इक्वल टू 0 पर भी डिफाइन है। तो जो अभी तक अपन ने सब कुछ 2 लेक्चर है और अपन का 2.5 लेक्चर हो चुके हैं, इसमें अपन ने जो बात की है वो सब इसीलिए की है कि अपन डिराक डेल्टा फंक्शन कैसे आता है। तो देखो एक डिराक डेल्टा फंक्शन की बात करते हैं कैसे आता है। अभी अब अपन एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, उस फंक्शन को डेल्टा फंक्शन या डिराक डेल्टा फंक्शन मान लो। एक फंक्शन है डेल्टा एक्स, इसको क्या नाम बोलते हैं आपने पढ़ा भी होगा, डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक एक साइंटिस्ट है जो क्वांटम मैकेनिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है, PAM डिराक, है ना। तो उन्हीं के सम्मान में इस फंक्शन का, उन्होंने इस फंक्शन का इजाद किया था, तो उन्हीं के सम्मान में इस फंक्शन का नाम डिराक डेल्टा फंक्शन रखा गया है। ठीक है, अब देखो एक फंक्शन है डिराक डेल्टा फंक्शन, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इस फंक्शन का मान 0 भी है, इस फंक्शन का मान 0 भी है और अनंत भी है। ये डिराक डेल्टा फंक्शन ऐसा है कि इस फंक्शन का मान 0 भी आता है और अनंत भी आता है। देखो 0 कब आता है, इस फंक्शन का मान r इक्वल टू, या x का फंक्शन मान रहे हैं या इसको r का मान लो, कोई बात नहीं, x का मान रहे तो x का मान लो। जब x नॉट इक्वल टू 0, जब x का मान इक्वल टू 0 नहीं है, जब x का मान 0 नहीं है तो इसका मान 0 आएगा, और जब x का मान 0 है तो इसका मान इनफाइनाइट आएगा। एक ऐसा फंक्शन है कि जब अपन, जैसे मान लो अपन चलते जा रहे हैं, ये अपन ने एक लाइन बनाई, ये x एक्सिस है अपन की, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 और ये -3, इस तरीके की ये x एक्सिस है अपन की। अब इस फंक्शन पे, अब इस लाइन पर अपन को एक फंक्शन ड्रॉ करना है, दैट इज डिराक डेल्टा फंक्शन। अब देखो जब अपन चलते जा रहे हैं, x का मान 0 यहाँ पे, जब x का मान 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 0। तो यहाँ से चले अपन, कुछ भी नहीं, 0 0 0 0 0 0 0 आ गया। अब क्या आ गया, x बराबर 0। अब x बराबर 0 आते ही फंक्शन का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो अचानक से फंक्शन में एक ब्लास्ट होगा, फंक्शन में क्या होगा, अचानक से एक ब्लास्ट होगा, फंक्शन एक साथ से इनफाइनाइट की ओर जाएगा और वापस से यूँ गिरेगा, और अचानक से फिर जैसे ही x बराबर 0 से बाहर निकले अपन, और फंक्शन का मान फिर 0। तो इस तरीके के एक फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। वो फंक्शन जिसका मान x बराबर 0 पर इनफाइनाइट और x इज नॉट इक्वल टू 0 पर 0 होता है, उस फंक्शन को डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं। देखो एक पहचान तो इसकी ये हुई, एक अगर ये इनफाइनाइट जा रहा है तो इसको शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं, देखो इसको ऐसे थोड़ी ना है कि इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे, इसको शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं। देखो अगर कोई फंक्शन इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये गया और यहाँ पे एक एरो बना दो इस तरीके का, इस तरीके से इस फंक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी एक और पहचान है डिराक डेल्टा फंक्शन की, कि ये फर्स्ट कंडीशन, एक सेकंड कंडीशन ये है।
सेकंड कंडीशन क्या है कि जब अपन इस डिराक डेल्टा फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं या इसको अपन पूरी होल रेंज में इसको वॉल्यूम में इंटीग्रेट करते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जब इस डिराक डेल्टा का इंटीग्रेशन करते हैं तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू सदैव क्या आती है 1 आती है। क्या आती है 1। देखो जब इस इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डिराक डेल्टा x dx क्या आती है इसकी वैल्यू सदैव 1। ये इसकी दो कंडीशन है तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। दो कंडीशन है, ठीक है। अब ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। अगर कोई फंक्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या फुलफिल करता है तो वो डिराक डेल्टा फंक्शन कहलाएगा। तो अपन अब नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो अपन की लाइफ में देखे हैं जो डिराक डेल्टा की तरह व्यवहार करते हैं उनका डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।